हेलो फ्रेंड्स, ओके शिवम पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे प्रीवियस एस पेपर्स 2013 जो सीटेट में हिंदी लैंग्वेज पेपर फर्स्ट में आया था। उसको हम लोग देखेंगे पेपर फर्स्ट के इस सेक्शंस को, और इसमें देखेंगे क्या क्या इसका लेवल क्या था, कठिनाई स्तर क्या थी। आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स, जो पेपर में पैराग्राफ होता है 15 क्वेश्चन होते हैं और साथ ही पेडागॉजी के भी 15 क्वेश्चन होते हैं। टोटल 30 क्वेश्चन होते हैं और आसानी से आप लोग 30 में 30 इसमें ला सकते हो। इसके लेवल्स को देख के, इसके प्रीवियस ईयर पेपर्स को रिवीजन करके आसानी से भी इसमें 30 में 30 लाया जा सकता है। काफी आसान सेक्शंस होता है ये। और फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे, अगर आप लोग इसके पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे जाके ओके सीएम सर्च करके वहाँ पे पीडीएफ उपलब्ध है, वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। आप इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हो और इस चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आने वाले सारे नोटिफिकेशन को आप तक आसानी से पहुंच सके। चलो स्टार्ट करेंगे कि इसके 30 क्वेश्चन में 2 पैराग्राफ जो भी हैं और पेडागॉजी दोनों सेक्शंस को कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। आज का जो पहला क्वेश्चन है इसका, देखो सीटेट 2013 पेपर फर्स्ट लैंग्वेज फर्स्ट का ये जो हिंदी सेक्शन का पेपर फर्स्ट है, पेडागॉजी सेक्शन पहला क्वेश्चन कि घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा किस प्रकार से होती है। जो आपके घर की भाषा है और विद्यालय की में पढ़ाई जाने वाली भाषा सदैव समान होती है, समान हो सकती है, यहाँ पे हो सकती है लिखा है देख लेना, सदैव अलग होती है या फिर सदैव टकराहट से गुजरती है। तो देखो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 100 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, तो समान हो सकती है, यानी राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। घर की भाषा जो है और विद्यालय की भाषा समान हो सकती है, ठीक है। सदैव समान होती है कह नहीं सकते, कई बार इंग्लिश मीडियम स्कूल होगा तो वहाँ पे समान नहीं होती है। घर की भाषा मान लो हिंदी मीडियम और स्कूल की भाषा इंग्लिश मीडियम, लेकिन अधिकतर केस में क्योंकि घर की भाषा हिंदी और इंग्लिश दोनों या फिर दोनों में होती है तो उससे समान होती है, हो सकती है, कह सकते हैं, अनुमानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड की ओर चलते हैं। हिंदी पेडागॉजी का सेकेंड क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। प्राइमरी लेवल की बात करना है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखो कि हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होता है, पाठ्य पुस्तक, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, व्याकरणिक नियमों का स्मरण या फिर भाषा प्रयोग के अवसर। देखो प्राइमरी लेवल पे अगर भाषा शिक्षण का सबसे प्रमुख उद्देश्य देखोगे तो भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना ये सबसे बेस्ट होगा, ठीक है। पाठ्य पुस्तक तो आप उच्च लेवल या निम्न लेवल दोनों पे यूज कर सकते हो। उच्च स्तरीय तकनीकी आप 10वीं या 12वीं के बच्चों को पढ़ा सकते हो अच्छे से। व्याकरण नियमों का स्मरण भी 10वीं 12वीं के बच्चों के लिए तब होता है, लेकिन अब प्राइमरी 1 से 5 के बच्चों के लिए भाषा प्रयोग के अवसर सबसे बेस्ट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन पूछा है, 2013 के हम लोग प्रीवियस इस पेपर को कंप्लीट कर रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो पेडागॉजी सेक्शन का टोटल 15 क्वेश्चन आते हैं इसमें पेडागॉजी में, और इसमें 15 क्वेश्चन में आपको 15 क्वेश्चन आसानी से ला सकते हो। साथ में उसके बाद पैराग्राफ होते हैं, पैराग्राफ में भी 15 क्वेश्चन होते हैं। चलो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। हिंदी प्रयोग के विविध रूप, कई प्रकार के जो रूप होते हैं प्रयोग करने के लिए हिंदी के, तो उसको जानने के लिए सबसे उपयोगी साधन कौन सा हो सकता है। शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान, सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें, उच्च स्तरीय लेखन सामग्री, बाल साहित्य का विविध उपयोग। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर हो जाएगा बाल साहित्य का विविध उपयोग। ये जो होता है हिंदी के प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सबसे उपयुक्त आंसर होगा, ठीक है। राइट आंसर उसका जो डी ऑप्शन हो जाएगा। शिक्षण विधियों के संपूर्ण ज्ञान या फिर सुंदर ढंग से छपी पुस्तकों या उच्च स्तरीय लेखन सामग्री से हिंदी प्रयोग नहीं जान सकते हो, जबकि बाल साहित्य का विविध उपयोग करने से हिंदी का जो बच्चा है तो काफी आसानी से उसके प्रयोग को सीख सकता है, जान सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एक कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे। आप प्राइमरी के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, टीचर्स हैं, और आपको मान लो कह रहा है कि कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आपको कहानी का चयन करना है, तो उसमें आप लोग क्या चयन करने के लिए प्राथमिकता देंगे, जिसमें बहुत सारे पात्र हों, जिसमें 2 ही पात्र हों उसको आप प्राथमिकता देंगे, या फिर जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो, मतलब चित्र के माध्यम से उसकी शैली को प्रकट किया गया हो, बहुत सारे चित्र उस किताब में दिए हों, या फिर बहुत छोटी हो, छोटी सी बुक हो। तो देखो एक कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए अगर आप लोग कोई कहानी की बुक का चयन करेंगे तो ये आपको सबसे बेस्ट होगा, सी ऑप्शन, जिसमें शब्द भी हों, वाक्य भी हों, घटना भी हो कोई छोटी मोटी, और उसमें चित्र के माध्यम से भी रिप्रेजेंट किया गया हो। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। सबसे उपयुक्त आंसर हम लोग को चूज करना होता है, और देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी होगा। अब हम लोग क्वेश्चन 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या पूछा है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। प्राथमिक स्तर पे, प्राइमरी लेवल पे ही पूछ रहा है, तो पेपर फर्स्ट हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, तो प्राथमिक स्तर पे भाषा शिक्षण की प्राथमिकता किस प्रकार से होनी चाहिए। कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना चाहिए, बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना चाहिए, या फिर बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना चाहिए, या फिर केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता
विकसित करनी चाहिए। देखो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का कि बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना चाहिए। प्राइमरी लेवल पे भाषा शिक्षण की प्राथमिकता जो होती है वह बच्चों की रचनात्मकता, किस प्रकार से बच्चों क्रिएटिव हो सके, बच्चों को भाषा का अच्छे से प्रयोग कर सके, मौलिक हो, उस प्रकार से चीजों को ध्यान देना चाहिए। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहानी और कविता कौशल का विकास करना, इसमें चूंकि सबसे उपयुक्त चुनना होता है तो हम लोग सबसे उपयुक्त ये होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पे क्यूआर कोड दिया गया है, स्कैन करके जुड़ सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, पढ़ने का प्रारंभ कहानियों से होना चाहिए, कविताओं से होना चाहिए, अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए या फिर वर्णमाला से होना चाहिए। तो देखो, पढ़ने का जो प्रारंभ होता है, अगर हम लोग किसी भी चीज को पढ़ रहे हैं या फिर प्राइमरी का बच्चा पढ़ रहा है तो अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। मतलब चित्र में दी हुई बहुत सारे की चित्र, ऐसी बुक हो जिसमें चित्र भी हो, बाल साहित्य हो, कहानी हो, शब्द हो, ऐसे बुकों से अर्थपूर्ण सामग्री के माध्यम से करे वो। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है। किसी भी भाषा या फिर हिंदी भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित होता है। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था होती है, भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, भाषा और बोली में कभी भी कोई संबंध ही नहीं होता है, जो कि गलत है। भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है, भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है, ये जरूरी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, भाषा के बारे में कौन सा कथन सबसे उचित होता है, तो भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था होती है। ठीक है, भाषा एक नियमों का संग्रह होती है, एक नियमबद्ध व्यवस्था होती है, उसके आधार पर भाषा चलती है। राइट आंसर, सबसे उपयुक्त राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। ये पेडागॉजी का 8वां क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। सीटेट 2013 पेपर फर्स्ट, लैंग्वेज फर्स्ट का ये पेपर है। प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले का उद्देश्य होना चाहिए। जो प्राइमरी की कक्षाएं होती हैं उसमें रोल प्ले यानी भूमिका का निर्वाह का उद्देश्य क्या होता है। एक पद्धति के रूप में इसका प्रयोग करना, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करने का, या फिर बच्चों को अनुशासित रखना, या फिर बच्चों को अभिनय सिखाना। देखो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले के लिए जो भी उद्देश्य होता है वह विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। अगर भाषा प्रयोग के अवसर हम लोग दे रहे हैं तो उससे भाषा का डेवलपमेंट काफी अच्छा होगा रोल प्ले के माध्यम से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता है। हमारे परिवेश में जो भाषा होती है वो बिखरी है, फैली हुई होती है, तो यह कथन किस पे लागू नहीं होता है, ये बताना है। अखबार पे, विज्ञापन पे, साइन बोर्ड पे, भाषा प्रयोगशाला पे। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का डी ऑप्शन। भाषा प्रयोगशाला जो होती है वो हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन इस पे लागू नहीं होता, क्योंकि भाषा प्रयोगशाला में एक सुसंगठित तरीके से इसको डिजाइन किया गया होता है। जबकि अखबारों में कह सकते हो, विज्ञापन में भी और साइन बोर्ड में कुछ भी लिख सकते हो, या फिर सुसंगठित नहीं रख सकती, फैली हुई हो सकती है। लेकिन प्रयोगशाला ऐसी स्थान है, ऐसा स्थान है जहाँ पे हमेशा संगठित वे में कोई भी चीज उपलब्ध होगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं, पेडागॉजी सेक्शन का। देखो इसमें क्या पूछा, थोड़ा लेंथी दिया हुआ है लेकिन काफी आसान क्वेश्चन है। कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधी अशुद्धियां करते हैं, त्रुटियां करते हैं। एक भाषा शिक्षक, एक टीचर है, आप लैंग्वेज टीचर के रूप में आप क्या करेंगे। ठीक है, उन्हें सख्त निर्देश देंगे, ये गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। सख्त निर्देश देना कभी गलत सही नहीं होता है। उनकी त्रुटियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, उनकी त्रुटियों पर ध्यान ही नहीं देंगे तो आप किस लिए टीचर ही हैं। उनसे शब्दों को 20 बार लिखने के कहेंगे तो यह तो अच्छी स्ट्रेटजी नहीं होती। एक टीचर और स्टूडेंट के बीच के 50 बार या 20 बार लिखने को कह देंगे। देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। इससे बच्चा को समझ में आएगा हाँ हम ये यहाँ पे गलती कर रहे हैं, वर्तनी संबंधी जो त्रुटियां कर रहा है बच्चा, उसको काफी अच्छे से समझ आ जाएगा और वो गलती करने से बचेगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 की ओर चलते हैं। देखो फ्रेंड्स, काफी आसान क्वेश्चन पूछा है और इसमें आसानी से आप लोग पेडागॉजी सेक्शन में खासकर 15 में 15 तो आसानी से ला ही सकते हो। बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। मौखिक जो भाषा होती है उसका सतत आकलन करना होगा तो आपके लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होगा। प्रश्नों के उत्तर पूछ लेंगे, विभिन्न संदर्भों में बातचीत करके उसको आकलन करेंगे, या फिर सुने हुए को दोहराने के लिए कहेंगे, या फिर शब्द पढ़वाना। देखो सबसे उपयुक्त जो होगा इसमें, तो इसका विभिन्न संदर्भों में बातचीत करेंगे। उससे बच्चे का जो मौखिक भाषा होगी उससे आप देख पाएंगे, किस प्रकार से सुन पाएंगे कि बच्चा कितने प्रकार की विविधता ली हुई है भाषा संबंधी और किस प्रकार से वो बोल रहा है। उसका आकलन करने का, असेसमेंट करने का बेहतरीन तरीका होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखो फ्रेंड्स, भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य क्या है। भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य क्या होता है।
यानी सीसीए से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो भी हिंदी लैंग्वेज में, हिंदी पेडागोजी में। तो भाषा के व्याकरण का आकलन करना होता है, भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन करना होता है, पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन करना होता है, या फिर वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन करना होता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सतत और व्यापक आकलन अगर भाषा के क्षेत्र में देखेंगे तो भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की, मौखिक भी और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता की आकलन करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, भाषा के व्याकरण बस का आकलन करना सतत और व्यापक के अंतर्गत नहीं आएगा। सिर्फ सतत और व्याकरण किसी एक पक्ष को दर्शाता है। पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन ये भी किसी एक क्षेत्र को दर्शा रहा है। वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन ये भी एक क्षेत्र, लेकिन मौखिक और लिखित देखो इसमें दोनों सम्मिलित कर लिया गया है। सतत और व्यापक का मतलब ये होता है कि दोनों प्रकार से, सभी प्रकार से मूल्यांकन करें, आकलन करें। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। 13 हिंदी पेडागोजी की 13 क्वेश्चन, भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग का उद्देश्य नहीं है। भाषा की कक्षा में दृश्य श्रव्य साधन, मान लीजिए कि कोई भी है, कंप्यूटर का मॉनिटर, प्रोजेक्टर जो भी है, तो उसका उद्देश्य क्या होता है? सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना, आधुनिक तकनीकों को कक्षा में लाना। देखो फ्रेंड्स, ये भी होता है कि दृश्य श्रव्य साधन का उद्देश्य जो अगर होगा तो सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान रखना हो सकता है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना भी होगा, विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग दृश्य श्रव्य साधन किसी भी क्लासरूम में नहीं लगाएंगे। आधुनिक का तकनीकों को कक्षा में लाना ये होगा। ठीक है, अब चूंकि नहीं के रूप में पूछा है फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो फ्रेंड्स, पाठ्य पुस्तक की भाषा, जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए? तत्सम प्रधान, तद्भव प्रधान, अधिकाधिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए, या फिर बच्चों के घर समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। तो इसको देख के ही फ्रेंड्स आप लोग कह सकते हो कि इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, बच्चों के घर और समुदाय से मिलती जुलती भाषा से बच्चे आसानी से किसी कॉन्सेप्ट को आसानी से सीख पाएंगे, भाषा को भी बहुत अच्छी से तरीके से पकड़ बना पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखो फ्रेंड्स, हिंदी पेडागोजी का ये लास्ट क्वेश्चन है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य क्या है? भाषा का व्याकरण सिखाना, उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना, भाषा का प्रयोग सिखाना, भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना। देखो, प्राथमिक स्तर पे जो भाषा सिखाने का तात्पर्य होता है वो भाषा के प्रयोग सिखाना, भाषा के किस प्रकार से प्रयोग है उसको सिखा दोगे तो बच्चा फिर आगे धीरे धीरे सीखने लगेगा प्राइमरी लेवल पे ही। ठीक है, उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना प्राइमरी लेवल पे जरूरी नहीं है। भाषा का व्याकरण सिखाना प्राथमिक कक्षा के बच्चों को उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना कि भाषा के प्रयोग को सिखाना। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग 15 क्वेश्चन पेडागोजी सेक्शन को कंप्लीट किया। अब हम लोग पद्यांश और गद्यांश दो सेक्शन को कंप्लीट करने की स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखेंगे गद्यांश और पद्यांश में किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और गद्यांश देता है किस प्रकार से। तो ये गद्यांश है आपका। सबसे पहले इस गद्यांश को पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या गद्यांश में लेखक बता रहा है, कवि जो बता रहा है, और उससे क्या संबंधित क्वेश्चंस हैं। पढ़ते हैं इसको। देखो, ये जो गद्यांश दिया हुआ है, समाज में पाठशालाओं, स्कूलों तथा शिक्षा की दूसरी दुकानों की कोई कमी नहीं है। लेखक जो कवि हैं वह बता रहे हैं कि समाज में पाठशालाओं, स्कूलों तथा शिक्षा की दूसरी दुकानों की कोई कमी नहीं है। छोटे से छोटे बच्चे को माँ बाप स्कूल भेजने की जल्दी करते हैं। 2-2.5 साल के बच्चों को भी स्कूल में बिठाकर आ जाने की आग्रह भी हर घर में बना हुआ है। लेखक ये बता रहे हैं कि बच्चों को किस प्रकार से माता पिता स्कूल में भेजते हैं। इसके विपरीत हर घर की दूसरी सच्चाई यह भी है कि कोई भी माँ बाप बालकों के बारे में, बालकों की सही शिक्षा के बारे में और साथ ही सच्चा एवं अच्छा माता पिता अथवा अभिभावक होने का शिक्षण कहीं से भी प्राप्त नहीं करता है। यह एक तरह से हर घर की बुराई है जो कि लेखक बता रहे हैं। माता पिता बनने से पहले किसी भी नौजवान जोड़े को यह नहीं सिखाया जाता है कि माँ बाप बनने का अर्थ क्या होता है। इससे पहले किसी भी जोड़े को यह भी नहीं सिखाया जाता है कि अच्छे और सच्चे दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए। यानी किसी भी जोड़े को न तो अच्छे से सिखाया जाता है कि दाम्पत्य का मतलब क्या है, दाम्पत्य से शुरुआत कैसे करनी चाहिए, पति पत्नी का अर्थ क्या होता है, ये लेखक बता रहे हैं। ठीक है, इस पैराग्राफ के माध्यम से यह भी कोई नहीं बताता। परिणाम साफ है कि जीवन शुरू होने से पहले ही घर टूटने बिखरने लगते हैं, डिवोर्स की स्थिति आ जाती है। घर बसाने की साला न आज तक कहीं खुली है और खुलती दिखती है। समाज और सत्ता दोनों या तो इस संकट के प्रति सजग ही नहीं है या फिर
इसे अनदेखा कर रहे हैं। तो लेखक समाज में जो कि घर में माता पिता, बच्चे और बच्चों का जो दाम्पत्य जीवन है और उसमें किस प्रकार से जागरूकता, उसको शिक्षा देना चाहिए या फिर होना चाहिए, इस सब के बारे में इस पैराग्राफ में बताया है। अब इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन और इस पैराग्राफ के संबंधित जो भी ग्रामर के क्वेश्चन होंगे सारे देखेंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16, 16वां क्वेश्चन नंबर, पैराग्राफ के माध्यम से क्या पूछा है कि लेखक के अनुसार किसका शिक्षा प्राप्त करना जरूरी है। इस पैराग्राफ के माध्यम से लेखक किसका शिक्षा प्राप्त करने की जरूरी बता रहे हैं। बच्चों को किसी भी प्रकार की शिक्षा देने का, अच्छे माता पिता बनने का, छोटे छोटे बच्चों को उच्च विद्यालयों में प्रवेश दिलाने का या फिर पति पत्नी बनने का शिक्षा प्राप्त करना जरूरी होता है। यहाँ पे देखो पीली जो ये लाइन्स लगी है पैराग्राफ में कि माता पिता बनने से पहले किसी भी नौजवान जोड़े को यह नहीं सिखाया जाता कि माँ बाप बनने का अर्थ क्या होता है। तो इससे बच्चा उतना जागरूक नहीं हो पाता है या फिर उसकी स्थिति सही नहीं रहती है, ठीक है। तो इसका जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, अच्छे माता पिता बनने का, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा बी, अच्छे माता पिता का शिक्षण प्राप्त करना जरूरी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 17 की ओर चलते हैं। इस पैराग्राफ का ही क्वेश्चन है, माता पिता को बच्चों की सही शिक्षा के बारे में जानना क्यों जरूरी होता है। ताकि बच्चों को उच्च डिग्रियां प्राप्त करवाई जा सके, ताकि बच्चे स्वयं प्रवेश लेने योग्य बन सकें, जिससे बेहतर समाज का निर्माण किया जा सके, बच्चों को ज्ञानवान बनाया जा सके। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पैराग्राफ में लेखक बता रहे हैं कि माता पिता को बच्चों को सही शिक्षा के बारे में जानना क्यों जरूरी होता है। समाज में, पाठशालाओं में, यहाँ पैराग्राफ में देखो, स्कूलों तथा शिक्षा के दूसरे दुकानों की कोई कमी नहीं है। कोई भी माँ बाप बालकों के बारे में, बालकों की सही शिक्षा के बारे में और साथ ही सच्चा एवं अच्छा माता पिता अथवा अभिभावक होने का शिक्षण कहीं से भी प्राप्त नहीं करता है, जिससे कि बेहतर समाज का निर्माण करने के लिए एक तरीका हो सके। इसलिए बेहतर समाज के निर्माण के लिए यह लेखक इस पैराग्राफ के माध्यम से, इस पृष्ठ के माध्यम से बताना चाहते हैं, ठीक है। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछ रहा है। थोड़ा बहुत पैराग्राफ में आपको ध्यान देना पड़ेगा किस प्रकार से इसका अर्थ निकल रहा है। कई बार की अर्थ में छुपे रहते हैं आंसर्स उसके। देखो इसमें क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है इस पैराग्राफ का, समाज और सत्ता किसके प्रति सजग नहीं है। समाज और जो सत्ता के लेखक बता रहे हैं किसके प्रति सजग नहीं है। ज्ञानवान समाज न बन पाने के घोर संकट के प्रति, घर बसाने की शिक्षा देने वाली शाला खोलने के प्रति, माता पिता द्वारा बच्चों के पालन पोषण न करने के प्रति, अभिभावकों के द्वारा शिक्षा प्राप्त न करने के प्रति। तो जो समाज और सत्ता है, यहाँ पे देखो पैराग्राफ में सबसे नीचे जो पीली कलर में यहाँ पे हेडलाइट किया गया है, हेडलाइन, घर बसाने की शाला न आज तक कहीं खुली है और खुलती दिखती है। समाज और सत्ता दोनों या तो इस संकट के प्रति सजग नहीं है या फिर से अनदेखा कर रहे हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, घर बसाने की शिक्षा देने वाली शाला खोलने के प्रति। इस पैराग्राफ के माध्यम से हम लोग को आंसर करना होता है और जो भी पैराग्राफ में दिया होता है उसको ही हम लोग टिक करेंगे, ठीक है, या उसके जो मीनिंग निकलेगा। अपने से कुछ भी नहीं करना होता है, नहीं तो गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक के अनुसार सबसे पहले क्या जानना जरूरी होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे लेखक के अनुसार सबसे पहले क्या जानना जरूरी है इस पैराग्राफ के माध्यम से, बच्चों के बारे में, बच्चों की शिक्षा के बारे में, माता पिता के शिक्षा स्तर को, दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए। तो देखो इस पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है, किसी भी जोड़े को यह भी नहीं सिखाया जाता है कि अच्छे और सच्चे दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए। पति पत्नी होने का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स। तो देखो इसमें दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए इस संबंध में लेखक बात कर रहे हैं इस पैराग्राफ में। तो हम लोग इसको टिक करेंगे, राइट आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी पैराग्राफ का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखो इसमें 3-4 पैराग्राफ दिए थे, अब कुछ ग्रामर से इसी पैराग्राफ के कुछ शब्दों को लेकर के ग्रामर बना देते हैं। देखो माता पिता जो कि इस पैराग्राफ के यहाँ पे हेडलाइट किया हुआ है, हेडलाइन पे माता पिता शब्द का युग्म पूछा है। शब्द युग्म कैसा है, सार्थक शब्द युग्म, निरर्थक शब्द युग्म या फिर पूर्वोक्त शब्द युग्म या फिर सार्थक निरर्थक शब्द युग्म। तो देखो माता पिता जो शब्द युग्म है वह सार्थक शब्द युग्म होता है, ठीक है। सार्थक शब्द युग्म होता क्या है, अर्थ के जो होते हैं ये उच्चारण और वर्तनी में बहुत कम भिन्नता होती है इसमें, और यह अर्थ की दृष्टि से बिल्कुल भिन्न होते हैं और इसीलिए इसे हम लोग सार्थक शब्द युग्म बोलते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 देखो इसी पैराग्राफ का जो कि ग्रामर से सेक्शन से पूछ रहा है। भी शब्द को उठा के पूछा है कि इसमें क्या है, क्रिया विशेषण है, संबंधवाचक है, निपात है या फिर क्रिया है। तो फ्रेंड्स जो भी शब्द है वह एक निपात है। क्या है, निपात। ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, कई बार एग्जाम में पूछा है खासकर निपात, जैसे हिंदी सेक्शंस में। निपात होता क्या है फ्रेंड्स, किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग निपात करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, इससे पहले किसी भी जोड़े को यहाँ भी नहीं सिखाया जाता है,
यानी इस पे जोर दिया गया है जोड़े पे कि नहीं सिखाया जाता है, ठीक है, भी के माध्यम से। निपात ये है, इस तरह से इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 22 देखते हैं फ्रेंड्स। देखो इसमें भी ग्रामर पूछा है, इसके विपरीत हर घर की दूसरी सच्चाई, वो भी इस पैराग्राफ से ही दिया रहता है, ठीक है। सच्चाई यह भी है कि वाक्य के रेखांकित अंश का समानार्थी शब्द पूछा है। समानार्थी मतलब उसके समान जो भी अर्थ निकले। यहाँ पे लिया कहाँ से गया है, यहाँ से। इसके विपरीत हर घर की दूसरी सच्चाई यह भी है कि, देखो पैराग्राफ से लिया गया है, तो इसका सच्चाई का समानार्थी क्या होगा, वास्तविकता, वास्तविकता, सद्वचन, सुक्ति। तो इसका जो सच्चाई का समानार्थी होगा वास्तविकता होगा। आसान है, ये सभी लोग कर सकते हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन 23 की ओर चलते हैं। घर के टूटने बिखरने का मुख्य कारण क्या है। घर के जो टूटने बिखरने का मुख्य कारण इस पैराग्राफ के माध्यम से लेखक कब क्या बताते हैं। माता पिता बनने का अर्थ नहीं जानते हैं बच्चे, दाम्पत्य का अर्थ नहीं जानते हैं, घर बसाने की जल्दी करना होता है, इस कारण से टूट जाता है, बच्चों के बारे में न जानना है। तो देखो यहाँ पे पैराग्राफ में दिया है कि अच्छे और सच्चे दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए, पति पत्नी का होने का अर्थ क्या है, यह भी कोई नहीं बताता है बच्चों को। परिणाम साफ है कि जीवन शुरू होने से पहले ही वो घर टूटने बिखरने लगते हैं। डायरेक्ट देखो पैसेज से लिया गया है, इसमें कोई इधर उधर की बात नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन होगा। इस तरह से देख सकते हो किस प्रकार से हम लोगों को पैराग्राफ सी टेट के एग्जाम में कंप्लीट करने हैं, या फिर किसी भी टेट एग्जाम में कैसे कंप्लीट करना है। सी टेट जो कि सबसे टफ होता है, उसके बाद आपके यूपी टेट काफी आसान हो जाता है, एमपी टेट होता है, एस टेट होता है, रीट होता है, सभी में पैराग्राफ्स होते हैं लगभग। हर घर में किस चीज का आग्रह बना हुआ है। देखो फ्रेंड्स इसका आंसर बताना है, हर घर में किस चीज का आग्रह बना हुआ है। बहुत छोटे बच्चों को स्कूल में पढ़ाने का, बहुत छोटे बच्चों को दुकान भेजने का, बहुत छोटे बच्चों को स्कूल में बिठा कर आने का, बच्चों को स्कूल न भेजने का। तो हर घर में किस चीज का आग्रह बना हुआ है पैराग्राफ में। देखो 2-2.5 साल के बच्चों को भी स्कूल में बिठाकर आ जाने की आग्रह हर घर में बना हुआ है। तो बहुत छोटे बच्चों को स्कूल में बिठा कर आने का, इस पैराग्राफ से हम लोग देख सकते हैं इसका आंसर, राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। देखो फ्रेंड्स अभी तक हम लोगों ने 15 क्वेश्चन पेडागॉजी कंप्लीट किया, और फिर उसके बाद 15 से लेकर के 25 तक गद्यांश सेक्शंस किया, और 25 से लेकर के 30 तक हम लोग पद्यांश सेक्शंस कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार से इसका पेपर्स का रेशियो है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। पहले पद्यांश को पढ़ लेते हैं, 4 लाइन का पंक्तियां दी हैं। पूछो किसी भाग्यवादी से, यदि विधि अंक प्रबल है, पद पर क्यों देती न स्वयं वसुधा निज रतन उगल है। ठीक है, तो इसमें कवि जो है इस पैराग्राफ के माध्यम से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। कुछ पूछो किसी भाग्यवादी से, यानी भाग्यवादी से पूछना है। पूछो पूछने के लिए कवि कहता है कि यदि विधि अंक प्रबल है, यानी जो आपकी विधि है, आपका विधान है, मतलब भाग्य है, अगर वो बहुत ज्यादा प्रबल, बहुत ज्यादा बलवान है, भाग्यवादी है, तो क्यों न देती स्वयं वसुधा निज रतन उगल, यानी पृथ्वी जो है अपने अंदर से जो भी, या फिर भाग्य रूपी जो रत्न अपने अंदर से जो भी रतन है, वो क्यों नहीं बाहर उगल देती है, निकाल देती है। ठीक है, ये कवि बताते हैं 4 लाइन में। इसमें देखो क्वेश्चंस क्या पूछे हैं। कवि के अनुसार यदि भाग्य ही सब कुछ होता तो क्या होता है। रतन मिल जाते, पैरों के नीचे वसुधा होती, धरती स्वयं ही रत्न रूपी संपत्ति उगल देती है, फिर रत्न स्वयं प्रकाश युक्त होते। यहाँ पे देखो धरती स्वयं ही रत्न रूपी संपत्ति उगल देती है। यहाँ पे लिखा है ना, वसुधा निज रतन उगल है, पर क्यों न देती स्वयं वसुधा निज रतन उगल है। यानी कवि के अनुसार अगर भाग्य सब कुछ होता है तो धरती स्वयं ही रत्न रूपी संपत्ति उगल देती। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, तुकबंदी के कारण कौन सा शब्द बदले हुए रूप में प्रयुक्त हुआ है। तुकबंदी के कारण चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा शब्द है जो कि बदले हुए रूप में प्रयुक्त हुआ है। सत्य, रतन, प्रबल, स्वयं, उगल। देख के यहाँ पे देख सकते हो कि रतन जो होता है, रतन तुकबंदी के कारण उसमें रतन लिखा गया, जबकि असली क्या होता है, रत्न। यहाँ पे पैराग्राफ में भी देखो रतन तुकबंदी के कारण बदले हुए रूप में लिखा हुआ है, असली रत्न लिखा जाता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, इनमें से कौन सा वसुधा का समानार्थी। अब समानार्थी पूछ लिया पैराग्राफ से डायरेक्ट, वसुधा का समानार्थी तो वसुंधरा। वसुधा का समानार्थी जो होता है वसुंधरा, पृथ्वी, भूमि, ये सब होता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 28 की ओर चलते हैं। प्र उपसर्ग से बनने वाले शब्द समूह है। प्र उपसर्ग से बनने वाला शब्द समूह कौन सा है, तो प्रत्येक, प्रभाव, प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखो प्र उपसर्ग से प्र प्लस भाव प्रभाव, प्र प्लस देश प्रदेश, प्र प्लस पथ प्रपथ, यानी तीनों ये प्र उपसर्ग से बना है। ठीक है, इसमें देखो प्रत्येक यानी प्रतिधन एक, प्रति उपसर्ग होगा। इसमें भी प्रत्येक यानी प्रति उपसर्ग है, और इसमें भी प्रति उत्तर प्रति उपसर्ग है।
लेकिन सी ऑप्शन में तीनों उपसर्ग लगे हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखो फ्रेंड्स, कवि ने किसकी महिमा का खंडन किया है? कवि किसकी महिमा का खंडन किया है इस पैराग्राफ में? ठीक है, विधि के विधान का, भाग्यवाद का, वसुधा का, रत्नों का। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कवि ने इसमें किसका महिमा का खंडन किया है? तो भाग्यवाद का है। भाग्यवादी लोगों को इसमें बता रहे हैं कि अगर भाग्यवादी इतने ही प्रबल है तो धरती क्यों न वसुधा रूपी निज रतन उगल देती है। मतलब भाग्यवाद का खंडन किया कि भाग्यवाद जैसी कोई चीज नहीं होती है। ठीक है, भाग्य पे डिपेंड रहना मतलब गर्त में जाना। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा। विधि अंक से तात्पर्य क्या है? न्याय अंक, विधाता लिखा हुआ, भाग्य का लिखा हुआ है, न्यायवादी। तो देखो विधि अंक मतलब जो भाग्य में लिखा हुआ है उस पे जोड़ दिया है कवि ने। ठीक है, इसका जो मीनिंग होगा ये हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा 30 क्वेश्चन ये आपके कंप्लीट हुए और हिंदी सेक्शंस के। तो आपने देखा किस प्रकार से पेपर्स को इसने पूछा है और उसमें क्या लेवल रहा है प्रीवियस ईयर पेपर्स, और ये हम लोग 2013 के पेपर कंप्लीट किए हैं। यहाँ पे काफी आसान क्वेश्चन था, देख सकते हो सभी लोग। और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले पेपर को कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग इस चैनल पे अगर नए हो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और आने वाले सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाएगा अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हो। लाइक शेयर जरूर करना इस वीडियो को अगर आप लोगों को पसंद आया तो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।